चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज जो टॉपिक पढ़ने हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी एप्लीकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे पास ये मीडियम है, ये मान लिया एयर मीडियम है। रेयर रेयर मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये बच्चों हमारे पास डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? डेंसर। देखो बच्चों, यहाँ से रे है, ये नॉर्मल हो गया। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, पहले एक रे मान लिया ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है, नॉर्मली आ रही, नॉर्मली जा रही। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों इंक्रीज करा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी? रे रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ से रे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। अब धीरे धीरे बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा? हमारा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चों एक ऐसी आएगी, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से एक सिचुएशन ऐसी आई कि रे इस सरफेस के साथ, ये एंगल पूरा 90 डिग्री बन गया। ये पर्टिकुलर वो एंगल बना सरफेस से, एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते, इंक्रीज करते करते एक सिचुएशन ऐसे आई कि रे इस सरफेस के साथ अमर्ज होगी। इधर रे अलोंग द सरफेस चली गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। When R is equals to 90 degree, then I is equals to C. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा बच्चों? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे फर्दर अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे, तो इसके बाद रे उसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो, या बिना मिरर के, विदाउट मिरर, विदाउट ए मिरर, लाइट रे बच्चों क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड। लाइट रे क्या हो रही है बच्चों? रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट रे वहां पे क्या हो रही है बच्चों? आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है बिना मिरर के। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? TIR। एक बार नोट करिए बच्चों, इसको मैं लिखवाती हूँ, इसकी कंडीशन सब कुछ। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर से बताओ एक बार, ठीक से देख लीजिए एक बार, नहीं भी समझ आया तो। देखो बच्चों, मैं अलग अलग से बताती हूँ, मैंने एक ही पॉइंट से बताया। देखो, मैंने क्या कहा कि ये आपके पास मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये आपके पास रे मान ले सीधे नॉर्मल जा रही है, यहाँ से कोई रे माना कि आपने इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्रैक्टेड एंगल था। अब धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आई इंक्रीज करेंगे, आर क्या होगा? इंक्रीज। एक स्टेज बच्चों ऐसी आ जाएगी जब ये इस सरफेस के अलोंग चला जाएगा, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसका नाम क्या बच्चों? ग्रेजिंग इमर्जेंस। समझ आ रहा है? और इस सिचुएशन में आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे बच्चों? क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। और इसके फर्दर जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, तो रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, TIR। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? TIR। रे जो है बिना किसी मीडियर के उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? अब कंडीशन क्या है बच्चों इस फिनोमिना की? क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो इसकी कंडीशन क्या है TIR की। TIR की कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR। TIR बच्चों कब होगा? TIR तभी अक्कर होगा जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। रे किधर जाए बच्चों? रे मस्ट गो फ्रॉम denser medium to rare medium। कहां से कहा जानी बच्चों? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जब रे जाएगी तभी आपके पास TIR होगा। दूसरी कंडीशन बच्चों, ये पहली कंडीशन थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा आपका? क्रिटिकल एंगल का से ज्यादा होगा। क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। तो ये बच्चों कंडीशन है फॉर द TIR होने के लिए कंडीशन जरूरी है। रेयर से डेंसर कभी, अगर रे रेयर से डेंसर आ रही है तो कभी भी TIR नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कभी भी होगा। अगर रे एयर से डेंसर हो तो रे बैंड होती चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, TIR कभी भी नहीं होगा उस सिचुएशन। TIR तभी होगा जब रे ऑफ लाइट किधर से किधर जाएगी बच्चों? डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लो, फिर हम निकालते हैं कि क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन भी लिख लो क्रिटिकल एंगल की। ये तो आपको समझ तो आ गया कहते किसे हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या बताया मैंने कि रे ग्रेजिंग एमरजेंस के अलोंग चली जाए। ये क्या है? ग्रेजिंग एमरजेंस। ये आर कितना हो जाए? 90 डिग्री। आर कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो आई क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अब इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rare medium, the angle of refraction in the rare medium, angle of refraction in the rare medium is 90 degree, is called critical angle। उसे क्या कहेंगे बच्चों? क्रिटिकल एंगल। देखो ये, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। ये आर कितना हो गया? 90 डिग्री। और आई क्या कहलाएगा इस सिचुएशन में? आपका सी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, नोट करिए बच्चों। फिर निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ वी फाइंड कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल एंगल।
नोट कर लिया बच्चों? जल्दी नोट कर लो, मैं साइड में हो जाती थोड़ा। कर लिया? अब देखो बच्चों, अब आपके पास अब क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा बच्चों? साइन सी। सी मतलब क्रिटिकल एंगल, सी मतलब क्रिटिकल, इज इक्वल टू 1/μ। हम ये निकालेंगे, ये रिलेशन होता है। निकालेंगे कैसे? देखो बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये दो मीडियम है, रे इधर से इधर जा रही है। ठीक है, ये μ1 मीडियम है, रेयर को क्या कह दिया? μ1, और डेंसर को क्या कह दिया आपने? μ2। ये आई है, ये आर बराबर हो गया कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाई। स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका तो वैसे आपको पता ही है। वैसे देखो, बेस्ट तरीका होता है जो मीडियम हो उसका एंगल उसी से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी मैंने बताया था कि रे ऑफ लाइट इसको मीडियम 1 कह दो, इसको मीडियम 2 कह दो। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? 2 से 1। क्या लिखोगे? μ1/μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो सबसे ये भूल भी जाओ तो क्या तरीका होता है सीधे शॉर्ट में लगाने का? μ1 साइन आर, मोटा लिखती हूँ, μ2 साइन आई बराबर μ1 साइन आर। देखो ये रिलेशन, इसको ऐसे कह सकते हैं, म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। जो मीडियम उसी का एंगल, μ2 मीडियम, इसका एंगल आई, साइन आई। जो मीडियम उसी का एंगल साइन आई। μ1 मीडियम, उसका एंगल साइन आर। जो है जो आपके पास मीडियम उसी का है साइन एंगल, जो मीडियम उसी का साइन एंगल। देखो आया तो वही ना, सोल्व करके सीधा शॉर्ट में लगा सकते हो डायरेक्ट। जो मीडियम उसी का साइन एंगल, μ2 मीडियम उसी का साइन आई एंगल, μ1 मीडियम उसी का साइन आर एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखो μ2 साइन आई, इस सिचुएशन में आर कितना हो गया बच्चों? 90। व्हेन ग्रेजिंग एमरजेंस, ग्रेजिंग एमरजेंस, जब ग्रेजिंग एमरजेंस होगा तो आर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। और आई क्या कहलाएगा? थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो μ2 इज इक्वल टू साइन सी, μ2 साइन सी, μ2 साइन सी इज इक्वल टू μ1 साइन आर साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या आ जाएगा? साइन सी μ1/μ2, μ1/μ2। आपको ये मेन है आपके पास, क्या याद रखो? इधर देखो, आपका क्या है? साइन सी μ1/μ2। दिख तो रहा है ना कैमरे में? साइन सी μ1/μ2। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या मतलब इस चीज का? आपने μ1 μ2 नहीं रटना, आपने μ1 μ2 नहीं रटना। क्या याद रखना आपको? साइन सी, साइन सी। μ1 कौन सा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल है। ठीक है, क्या लिखोगे? स्मॉल, स्मॉल में हिंदी में लिखती हूँ, स्मॉल वाला म्यू, और μ2 का मतलब लार्ज वाला म्यू। क्या समझ आया? हाँ, कि ऊपर क्या आएगा? स्मॉल म्यू, नीचे क्या आएगा? प्लस म्यू। या फिर आप ऐसे याद रख लो, म्यू रेयर, रेयर वही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, म्यू डेंसर, म्यू डेंसर। ठीक है, म्यू रेयर अपॉन में म्यू डेंसर। या ऊपर स्मॉल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और नीचे लार्ज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। नीचे क्या आएगा? लार्ज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट करो बच्चों एक बार जल्दी से, ये इधर लिखना है आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? कर लिया? हो गया नोट? अब देखो, अब आपके पास क्या है? साइन, क्या है यहां से बच्चों? फॉर्मूले में आपके पास
साइन सी इज इक्वल्स टू μ1/μ2, ये स्मॉल म्यू, ये लार्ज म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। इफ मैं कह दूं यहाँ पे क्या लिया है मैंने, मान लिया एयर और यहाँ क्या है डेंसर, यहाँ पे क्या है या ग्लास है डेंसर है कुछ भी है, ठीक है। तो μ1 क्या हो जाए 1 फॉर एयर और वैक्यूम। बाकी एयर और वैक्यूम में थोड़ा डिफरेंस होता है पर जनरली 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा μ2 को किसके बराबर लिख दो म्यू, तो साइन सी को डायरेक्ट क्या यूज करेंगे बच्चों 1/, समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ। नोट करिए दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट है तो यू कैन आस्क। देखिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द क्रिटिकल एंगल for air mu is equals to 1 and for glass mu is equals to 1.5 और 3/2, 1.5 कह दो या 3/2 कह दो, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन सी क्या होता है बच्चों 1/μ, एयर का 1 है ना, तो सीधा लिख दो साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ, एयर के केस में ये आ जाएगा। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1/sin, साइन सी की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सी कितना आया साइन इनवर्स 2/3। ये लगभग बच्चों इसको जब सोल्व करते हैं ये याद कर लो, ग्लास के लिए जनरली जो हम यूज करते हैं, बाकी अलग अलग ग्लास का अलग अलग होता है, यानी हर एक ग्लास का ये होता है, जनरली ये होता है कि 42 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों ये ग्लास का 42, जनरली ये यूज में आ जाता है। जैसे डायमंड का निकालेंगे, डायमंड के लिए होता है 24.5, डायमंड का रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल कितना हो जाता है 24.5, ठीक है। तो ये आप फिलहाल इसके लिए लिखिए, फिर डायमंड के लिए बात करते हैं। डायमंड का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है आपका, अब देखो बच्चों इसकी एप्लीकेशन देखो, अलग अलग क्राइटेरिया में इसकी एप्लीकेशन अलग अलग होती है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर TIR, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल इल्यूमिनेशन, सर्कल इल्यूमिनेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, सर्कल इल्यूमिनेशन। सर्कल इल्यूमिनेशन, ठीक है बच्चों। इसके लिए देखिए डीप सी डाइवर, डीप सी डाइवर और डीप सी डाइवर कह दो, और ए फिश कैन सी स्काई, और ए फिश कैन सी स्काई only through a hole, only through a hole। देखो जैसे आपके पास डीप ये होता है ना पनडुब्बी वगैरह जो समुद्र में नीचे जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। जब आपके पास कोई भी वो मास्क वगैरह सब पहन के नीचे, तो वो नीचे जब जाते हैं एक लेवल में वाटर के, तो ऊपर तक वो कितनी लाइट को कैसे देख पाते हैं। ये एक फिश है, फिश है ऊपर लाइट से देख रही है वो, तो ऊपर कितने सोर्स को देख सकती है लाइट का। या मैं ये कहूँ उल्टा इस तरीके से कि मान लो एक सोर्स है आपके पास, ये पानी है, ये एक आपके पास क्या है बच्चों पानी, ठीक है। या नीचे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या है नीचे बच्चों ये सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो किस एंगल तक
ये देखो, ये आप बाहर देख सकते हो, किस एंगल तक आप बाहर देख सकते हो, कितने रेडियस तक आप बाहर देख सकते हो। देखो जब आप बाहर से देखते हो, जैसे आप पानी के अंदर खड़े हो, आप बाहर से किसी लाइट सोर्स को देखोगे तो आपके पास वो सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगी, कभी भी वो कंप्लीट दिखाई नहीं देगी ऐसे आती हुई। क्यों होता है ऐसा, देखो एक बार, देखो ऐसे क्या मानेंगे, मान लेंगे एक रे तो इधर से सीधी चली जाएगी बच्चों, ये डीप ड्राइवर कह दो जो नीचे जाता है, या फिश कह दो कि यहाँ एक फिश रखी हुई है, फिश बाहर के स्काई को कितना देख पाएगी लाइट को, या एक पॉइंट सोर्स है उससे बाहर लाइट कितनी दिखाई देगी, एक ही बात है सारों में। तो देखो बच्चों, तो मान ले एक रे तो सीधी चली गई, अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल, तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां से भी है वही बात है आपके पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आपके आर, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। एक स्टेज ऐसे आएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस से ग्रेजिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी समझाया मैंने TIR में कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज। एक स्टेज ऐसे आ गई जब ये रे यहाँ से ग्रेजिंग इमरजेंस होगी, आर कितना हो गया 90 डिग्री, और ये जो भी आपका ये क्या कहलाएगा, थीटा से क्रिटिकल एंगल, यही था ना, जब आर 90 डिग्री होता है तो इंसिडेंस एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। अरे आई बराबर सी कह दो या आई बराबर थीटा सी कह दो, ठीक है। अब इसके बाद जब रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, अब इसके बाद जब रे इधर जाएगी बच्चों तो क्या होगी, वो इस मीडियम इधर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। तो देखो सिर्फ ऐसे बच्चों ये सारी सिचुएशन इधर बनेगी कि आपके पास ये रे आपके पास इधर जाएगी, ये नॉर्मल, ये 90 डिग्री, या आर, या आई, या आई, या आर। अब इसके बाद रे ऐसे चली जाएगी, इसके बाद रे जो है आपके पास इधर इधर, यहां तो ऐसे चली गई, अब ये इधर ऐसे TIR हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस ग्रेजिंग इमरजेंस के बाद, ग्रेजिंग इमरजेंस के बाद बच्चों ये रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रे जब बच्चों बाहर जा ही नहीं रही तो दिखाई कैसे देगी, तो मतलब एक पर्टिकुलर एंगल तक बच्चों रे जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल तक क्या हो रहा है बच्चों, रेज बाहर जा रही है, और रेज बाहर जाएंगी तभी दिखाई देंगे ऑब्जर्वर को। यहां से जब रे रिफ्रैक्ट होगी यहां से उतनी तो दिखाई देगी ना, जितनी लाइट रे इधर से रिफ्रैक्ट होगी उतनी तो बच्चों दिखाई देगी यहां से। तो देखो दिखाई कौन से एरिया में दे रही है, यहां से सिर्फ इतने एरिया में, यहां से सिर्फ इतने एरिया में, इसे बोलते हैं सर्कल इल्यूमिनेशन, सर्कल इल्यूमिनेशन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कल इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, सर्कल इल्यूमिनेशन। बताइए बात समझ आई बच्चों, इस पॉइंट सोर्स से लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट होगी तो ऑब्जर्वर को सिर्फ ये इतने ही एरिया की लाइट दिखाई देगी, इससे बाद की तो लाइट बाहर रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही। जब रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो बच्चों लाइट कैसे दिखाई देगी, रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो बाहर लाइट, जब लाइट रे जा ही नहीं रही बाहर तो दिखाई कैसे देगी। तो एक पर्टिकुलर एंगल की, एक पर्टिकुलर एरिया की लाइट रे हमें दिखाई देंगी, उसके बाद की लाइट रे दिखाई नहीं देंगी, आपके पास रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कल इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, सर्कल इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे एक बार। ये डायग्राम बनाना चाहते हो बना ली जल्दी जल्दी से, ये बना लो एक बार जल्दी से। या ये कह सकते हो कि फिश, यहाँ पे रखी हुई फिश इस होल में से सिर्फ ये सर्कल जो बना इस होल के थ्रू स्काई को देख सकती है, क्योंकि लाइट रे सिर्फ इतने ही रीजन से रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, लाइट रे रिफ्रैक्ट बच्चों नहीं होगी। लाइट रे एक फिश जो यहाँ रखी हुई है वो सिर्फ इस होल में से, जो ये फिश यहाँ पे रखी हुई है बच्चों, ये फिश ये सिर्फ इस होल वाले रीजन में से, यहाँ से सिर्फ इतने ही रीजन में स्काई को देख सकती है, उसके बाद की लाइट रे तो रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही। रिफ्रैक्ट मतलब तो उसी मीडियम में आ रही, बाहर जा ही नहीं रही, तो वो कैसे दिखाई देगी, जो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो रे कैसे दिखाई देगी, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्कल इल्यूमिनेशन। नोट करिए बच्चों जल्दी से, फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। तरीका समझ आया सर्कल इल्यूमिनेशन का।
नोट कर लो, जल्दी से बना लो। बना लिया? अब देखो मैं इसको दोबारा से करती हूँ। देखिए बच्चों यहां से देखिए, यहां से मैं एक बार फिर से बना देती हूँ। क्या होगा आपके पास, ये लाइट रे है बच्चों, ये मान लो इधर से चली गई पॉइंट सोर्स से लाइट रे, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स, ये आपके पास डेंसर मीडियम था बच्चों। लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, लाइट रे पहले रिफ्रैक्ट होगी किसी एंगल पे, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और एक ग्रेजिंग इमरजेंस पे लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस पे लाइट रे बच्चों ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा थीटा सी एंगल, और ये आर बराबर 90 डिग्री। इसके बाद लाइट रे उसी मीडियम में आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा, थीटा सी, आई ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। सेम सिचुएशन बच्चों इधर बनेगी ये, कि पहले रे रिफ्रैक्ट होगी इधर से, ये आई ये आर, ठीक है। धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, तो ये रे इधर से ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगी, ठीक है। सेम सिचुएशन बनेगी बच्चों इधर भी। तो सिर्फ बच्चों देखो, हमें यहां तक की रे दिखाई देगी, ये इतनी, जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है सिर्फ सरफेस के अलॉन्ग जहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, सरफेस के बाद का रिफ्रैक्शन बच्चों हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो एंगल बना बच्चों यहां से, ये जो सर्कल बना, इसे बोलते हैं सर्कल इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सर्कल इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब मैं इसको एक बार अलग से बनाऊंगी, देखो मैंने बिल्कुल अलग से साफ साफ बना दिया, दोबारा नोट कर सकते हो, उसमें थोड़ी खिचड़ी सी बन गई, ठीक है। दोबारा से नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों कि हाउ इट फाउंड इट, कि रे ऑफ लाइट कितने एरिया में से जाएगी बच्चों और कितनी जाएगी, ठीक है। नोट करते हैं, फाइंड करते हैं बच्चों इसको। देखिए बच्चों क्या बताया मैंने अभी, क्या बनेगा? सर्कल इल्यूमिनेशन। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, ये रे ऑफ लाइट सरफेस के अलोंग चलेगी ऐसे, या आर या आपका आई, ठीक है। ये थीटा सी, और ये आपके पास क्या बना बच्चों? आर बराबर 90 डिग्री। इसी तरह सेम सिचुएशन बच्चों इधर बन रही है आपके पास, ये सेम सिचुएशन इधर से, ये रे ऐसे, ये रे ऐसे, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अब ये रे बच्चों ऐसे, ये ऐसे चलेगी इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब तो ये जो सर्कल बना, ये सर्कल क्या कहलाया? आपका सर्कल इल्यूमिनेशन। अब देखो एक छोटी सी बात मैं समझाना चाह रही थी बेसिकली, कि ये एंगल थीटा सी है बच्चों, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा? थीटा सी बनेगा यहाँ से, ठीक है। जिस चीज को मैं यहाँ से बना लेती हूँ एक बार, यहाँ से इस सरफेस के साथ, सॉरी ये पूरा एंगल नॉर्मल के साथ, ये एंगल कितना बनेगा आपका? थीटा सी बन जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ बच्चों, इसको मैं पूरे को ऐसे बाहर निकाल लेती हूँ, सर्कल इल्यूमिनेशन वाले पार्ट को, सिर्फ इस सरफेस तक। देखो बच्चों मैंने क्या बताया, कि सिर्फ इस सरफेस तक जब तक ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, यहां तक की रेडिएशन आपको दिखाई देगी। तो ये एंगल क्या बना बच्चों? थीटा सी, ये आर बराबर 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, जब ये थीटा सी है तो अल्टरनेटिंग ये एंगल भी कितना बनेगा बच्चों? थीटा सी बन जाएगा आपके पास। ये आर रेडियस है, ये एच हाइट है, जहां तक वो पूरा सोर्स देख पाएगा, ठीक है। ये पूरा वाटर भरा हुआ है इधर, इस पूरे एरिया में बच्चों ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये मैं हटा रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है ना? अब दिख रहा है ना रे डायग्राम? थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी ताकि रे डायग्राम आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब आपके पास देखो यहां से क्या बने बच्चों? tan थीटा सी, tan थीटा सी क्या बन जाएगा बच्चों? r बाई एच। तो r किसके बराबर हो गया बच्चों? h tan थीटा सी, h tan थीटा सी। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? h tan थीटा सी। एक फॉर्मूला तो ये याद रखो। अब बच्चों आपके पास आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, आपने पढ़ा कि साइन थीटा सी किसके बराबर होता है बच्चों? साइन थीटा सी या साइन सी 1/μ होता है ना। अरे साइन थीटा सी कह दो, साइन सी कह दो, 1/μ होता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री,
तो साइन थीटा सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 1/μ, तो ये क्या बनेगा, म्यू स्क्वायर माइनस का 1। अरे ये वाली साइड क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगी आपके पास, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से cos थीटा सी निकालू, मैं यहां से cos थीटा सी निकालू इस ट्राइंगल से। एक बार बच्चों नोट कर लो, इतना इतना नोट कर लो, थोड़ा सा जगह नहीं है, इस ट्राइंगल बनाऊंगी थोड़ा अलग से बन जाएगा। आप नोट कर लो एक बार इसको, फिर ये मैं हटा देती हूँ इधर से, जल्दी नोट कर लो एक बार। ओके ओके, नोट कर लो जल्दी से, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया, मैं एक बार इधर से हटा रही हूँ बच्चों, ठीक है, ये हटा रही हूँ। तो ये क्या है बच्चों आपके पास, तो ये ट्रायंगल बनी, मैं इधर लिख रही हूँ सारी चीजें। तो ये आया म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा सी कितना है बच्चों, 1/μ, ये म्यू ये 1, तो cos थीटा सी क्या हो गया बच्चों, cos थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, सो tan थीटा सी, tan थीटा सी कितना हो जाएगा, 1 में म्यू स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा सी, ये एंगल थीटा सी है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पुट कर दो r इज इक्वल टू h, tan थीटा सी की वैल्यू क्या है बच्चों, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू स्क्वायर माइनस का 1, तो r किसके बराबर हो गया, h अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस का 1। अगर एरिया निकालना हो कि कितने एरिया में से रे पास होगी बाहर, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू ये रही बच्चों, h स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आंसर है। ये क्या आ जाएगा, एरिया पाई h स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। न्यूमेरिकल देखिए अब इसमें बेस एक बार, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द वेजल, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो बॉटम में रखा है एक वेजल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का इतना दे रखा है 5/3। ठीक है, एक पर्सन व्यूइंग द सोर्स अबव द सरफेस, एक पर्सन उसको देख रहे हैं, दिस इज एन ओपेक रेडियस ऑफ दिस, एक सर्कल बना हुआ है उसमें एक ओपेक रेडियस उसकी इतनी है, मतलब उससे बाहर वो ओपेक मतलब उससे बाहर वो नहीं देख सकता। ठीक है, द सेंटर ऑफ द डिस्क लाइज अबव द सरफेस ऑफ द सोर्स, अभी बताती हूँ क्या मतलब है, द लिक्विड फ्रॉम द, देखो ये मतलब है, इधर जगह नहीं बची, देखो इधर देखो, ये ओपेक बना ना, फिर बाद में क्लियर बनाती हूँ। ठीक है, ये ओपेक, ये सेंटर ओ है जो सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये रेडियस आर है, ये क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, ये सिचुएशन, ये सोर्स यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये एच हाइट है बच्चों, वो क्या कह रहे हैं, वर्टिकली अबव द सोर्स द लिक्विड फ्रॉम द वेजल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड, यहाँ से लिक्विड ग्रेजुअली ड्रेन्ड हो रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं यहाँ से कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सोर्स, ये जो सोर्स ओ रखा हुआ है ना, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। ठीक है, थ्रू विच द सोर्स कैन नॉट सी एट ऑल, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके लिख दे, बाकी जो मैंने आपको समझाया वही है, एक सोर्स रखा हुआ है तो कितनी हाइट तक वो उसको देख सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सोर्स फॉर विच सोर्स कैन नॉट सी एट ऑल। ठीक है, उसके बाद वो उसको नहीं देख सकता, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ही वो उसको देख सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, फिर एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाती हूँ, जल्दी नोट कर लो क्वेश्चन। नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन, हो गया। अब मैं क्वेश्चन को बना रही हूँ, रे डायग्राम क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि आपके पास कोई लिक्विड है, ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है O, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई देख रहा है, यहाँ पे आपके पास ऐसे ये सोर्स यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। मैक्सिमम हाइट तक इतना ही देख सकता है यहाँ पे ऑब्जर्वर कि एक लाइट रे ऐसे गई किसी पॉइंट सोर्स से, ये लिक्विड से, ठीक है। तो क्या बताया मैंने अभी, ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा सी होगा। ये रेडियस r दे रखी है उसने, ये सोर्स O दे रखा है, और ये h हाइट पूछ रहा है। h हाइट बताइए सोर्स की, ठीक है, ठीक है, जहां से वो देख सकता है मैक्सिमम। तो यही थे हमारे पास h हाइट। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम हाइट रे से, अभी तो बताया था कि ये रे यहां से जाएगी, एक सीधी चली गई, एक ऐसी चली गई, एक ऐसी, तो मैक्सिमम हाइट h, इस हाइट तक ही ऑब्जर्वर देख सकता है, उसके बाद उसको वो नहीं देख सकता। तो सोल्व कर लो, अभी निकलवाया था बच्चों आपको, बेसिक से सोल्व कर लो या वो फॉर्मूला याद रख लो। r किसके बराबर था आपका, h अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, अरे r इक्वल टू h tan थीटा c था, ठीक है। tan थीटा c की वैल्यू कितनी आई थी, देखो यहाँ से tan थीटा c, मैं सोल्व कर देती हूँ दोबारा। tan थीटा c क्या था आपका, r बाई h, या वो फॉर्मूला याद रख लो आप लोग, ठीक है। तो r किसके बराबर हो गया, h tan थीटा c के। तो tan थीटा c कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, tan थीटा c, क्योंकि sin थीटा c कितना होता है बच्चों, 1 बाई म्यू के। तो ये ट्रायंगल बनी थी हमारे पास, तो मैंने कहा ये म्यू, ये तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा c क्या बन गया इस ट्रायंगल से, ये यहाँ से ट्रायंगल से r इज इक्वल टू h 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r किसके बराबर आ गया, h अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये r आ गया, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा बच्चों, h इज इक्वल टू r इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1। h कितना आ गया, r इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब r 1 सेंटीमीटर से है, तो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, r उसने आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंटू ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आएगा बच्चों, 25/9 माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4/3, 25 में से 9 गए 16, 16/9 का अंडर रूट, तो ये 4/3 आ जाएगा, मतलब 1.33। हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, 1.33 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ जाएगी, 1.33 सेंटीमीटर। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये सेंटीमीटर में आई है बच्चों, मैंने मीटर में चेंज नहीं करा, सेंटीमीटर में ही रखा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही जल्दी से, जल्दी नोट करिए। हो गया, हो गया, आगे देखो, एक क्वेश्चन और कर लो इसी का, ये ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is kept 8 centimeter, is kept 8 centimeter below a glass slab, below a glass slab, is kept 8 centimeter below a glass slab of refractive index, of refractive index 5/3, refractive index इसमें भी कितना दे दिया, 5/3। find the area through which light emerges, find the area through which light ray emerges, ठीक है। आपके पास क्या कह रहा है बच्चों, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बिलो द ग्लास स्लैब। देखो बच्चों ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, यहां से 8 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट रे बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, हमें पता है, ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चों, थीटा सी, ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा सी होगा हमारे पास। ये रेडियस आर है बच्चों आपके पास, ये क्या है, रेडियस आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, तो अभी आपने लोगों ने निकाला कि ये एच हाइट, तो एच बाय आर बाई एच
इज इक्वल टू tan थीटा सी। तो आर क्या हो गया, h tan थीटा सी। फिर आप लोगों को पता है साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ। तो ये आपके पास ट्राइंगल 1 म्यू स्क्वायर -1। तो आर इज इक्वल टू h tan थीटा सी कितना हो गया, 1 में म्यू स्क्वायर -1। तो आर आया बच्चों h में म्यू स्क्वायर -1। ठीक है। पूछा क्या उसने, एरिया पूछा है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या बनेगा, h स्क्वायर में म्यू स्क्वायर -1। h स्क्वायर में म्यू स्क्वायर -1। अब उसके हमें h तो नहीं दिया ना, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा उसने। h दे रखी है ना 8 सेंटीमीटर। h कितनी दे रखी है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर। हो गया सब कुछ। 3.14। h कितना दे रखा है बच्चों, 8 का स्क्वायर। म्यू स्क्वायर कितना बच्चों, ये इसका स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा अंडर रूट। ये 5/3 का स्क्वायर -1। इसको सोल्व कर लेना बच्चों। ये इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सोल्व कर लो। ये कितना आ रहा है इसको, ये पाई में ही रख लो, चाहिए आंसर आप लोग आंसर पाई में रख लो। तो कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 64 पाई, ये 25 - 9 16, 16/9। तो 16 चौक 64, ये जाएगा 36 पाई। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 36 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 पाई। ठीक है, नोट करो बच्चों इसको। आंसर क्या है, अब हुआ तो एक और तरीका भी था, यहां से सीधा पुट कर लेते 1/μ की वैल्यू। देखो एक सीधा म्यू यहां से निकल सकता था, क्या आपके पास वो दे रखा था ना। तो देखो साइन थीटा सी, म्यू कितना दे रखा है 5/3, तो ये बन जाएगा 3/5। साइन 3/5 कितना होता है, हमें एंगल अगर ना पता हो तो बच्चों ऐसे निकालोगे, अगर एंगल पता है तो यहां से निकाल सकते हो। तो 3/5, ये 3, ये 5, ये 4, ये कितना डिग्री का एंगल होता है, 37 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें थीटा सी भी पता लग जाता कि थीटा सी कितना है बच्चों, 37 डिग्री। थीटा सी कितना हो जाता आपका, 37 डिग्री का एंगल हो जाता। समझ आया, बोलो बात समझ आई। तो ये मेरे पास सीधा 3/4 लिख सकती थी मैं। tan थीटा सी की वैल्यू सीधा कितनी लिख सकती थी, 3/4। देखो यहां से आर सीधा कितना आ जाता, h कितना 8, tan थीटा सी सीधा कितना हो जाता 3/4, तो ये 6 आ जाता। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाता, 36 पाई। मैं ऐसे भी सोल्व कर सकती थी, नहीं आया समझ में। देखो एक तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया, एक मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर आपको थीटा सी पता है, अगर एंगल पता लग रहा है तो क्या सीधा सीधा क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी 3/5। तो ट्रायंगल में ये 3, ये 4, ये 5, तो मुझे थीटा सी भी पता लग गया 37 डिग्री है। तो tan थीटा सी कितना हो, इस फॉर्मूले में सीधा रख दो कि tan थीटा सी कितना हो जाएगा 3/4। तो h इंटू 3/4, h की वैल्यू 8, 3/4। तो ये भी एक तरीका बन गया, ये सेकंड मेथड है। तो उससे भी आंसर तो वही आया ना, आंसर तो वही आ रहा है बच्चों। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, बोलिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो फिर इसकी, एक एप्लीकेशन है इसकी बच्चे मिराज देखिए ना सबने, रेगिस्तान में लगता है कहीं पे खड़े हैं तो वहां पानी है, दूर से एक धोखाधड़ी होना देखना। मिराज मतलब धोखा, हमें लगता है कि वहां पानी है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिराज छोटी सी एप्लीकेशन है। रेगिस्तान वाले एरिया में बच्चों हमें क्या लगता है कई बार कि वहां पानी है और हमें कैसा क्यों होता है नजर आता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये सरफेस है, मान लो इस सरफेस पे ये पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, इस सरफेस पे क्या है, एक पेड़ खड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम ग्राउंड से नीचे आते हैं तो नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, ग्राउंड के साथ क्या होता है बच्चों, आपके पास हॉट होता है। यहाँ पे ग्राउंड के साथ ये सरफेस क्या होता है, हॉट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या हो जाता है, डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर, क्या कह रहे हो,
रिफ्लेक्शन के कारण, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास बच्चों क्या होगा कि आपके पास ये यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, नीचे वाला सरफेस सबसे ज्यादा हॉट होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, लेस होगा। इस वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव, जैसे जैसे हम सरफेस के पास जाते हैं, जो ग्राउंड होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा ग्राउंड गर्म होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, गर्म होता है, ठीक है। लेयर्स ऑफ एयर आर वेरी हॉट नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस, लेयर्स ऑफ एयर आर वेरी हॉट नियर टू द सरफेस, नियर टू द सरफेस, सरफेस के साथ क्या होती है, वेरी हॉट होती है। देन लेयर अबव द सरफेस, देन लेयर अबव, जो सरफेस के पास होते हैं बच्चों, वो सबसे ज्यादा हॉटर होती है। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसमें सरफेस के पास, तो सरफेस के पास बहुत ज्यादा एयर हॉट होती है, सरफेस के पास एयर क्या होती है, बहुत ज्यादा एयर हॉट होती है, तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये ऊपर वाला सरफेस कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, डेंसर मीडियम, और नीचे वाला सरफेस कैसे ट्रीट करेगा, एज ए रेयर मीडियम, एज ए रेयर मीडियम। तो बच्चों देखो ये नंबर ऑफ लेयर बनी हुई है यहाँ पे, ये एक लेयर, एक दूसरी लेयर, सरफेस की नंबर ऑफ लेयर है ना, अरे सरफेस के पास तो नंबर ऑफ लेयर होती है आपके पास, एटम, स्ट्रेटो, ट्रोपोन, मोनो, सारी लेयर्स, ठीक है। तो ये जो लेयर बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से कोई रे जाएगी, यहाँ से कोई रे जाएगी, डेंसर टू एयर, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, फिर आगे जाएगी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अभी फिर से आगे जाएगी, तो फिर ये और आगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक सिचुएशन ऐसी आएगी बच्चों यहाँ से कि ये आपके पास यहाँ पे मान ली ग्रेजिंग हो जाएगी, और आगे बढ़ेगी, तो वो इस सरफेस से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इस सरफेस से ऐसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके पीछे कहीं हमें यहाँ इमेज दिखाई देगी, तो हमें इस पेड़ की उल्टी परछाई यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, ये इमेज मिलेगी बच्चों, यहाँ पे ये रे मिलेंगी यहाँ पे कहीं, ये मैं ज्यादा नीचे तक लेगी, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ थोड़ा रिफ्लेक्शन, ठीक है। सरफेस पे मैं रिफ्लेक्शन थोड़ा यहाँ से दिखा दूं कि मान लो यहाँ तक ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ, और उसके आगे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, ठीक है। अरे बस थोड़ा देखने के लिए, और कुछ नहीं, मेरे पास थोड़ी जगह मिल जाएगी और कुछ, ठीक है। ये देखो, तो आपके पास बच्चों हमें इस पेड़ की ये उल्टी परछाई यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी। तो क्या होगा, उल्टी परछाई कब बनती है, जब देखने वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बच्चों कि वहां पे पानी है, देखने वाले ऑब्जर्वर को, क्योंकि उल्टी पेड़ की उल्टी परछाई किसके अंदर बनती है, पानी के अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण। तो उसको क्या कैसा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे पानी, ये आई बराबर सी, यहाँ पे आई ग्रेटर देन हो गया थीटा सी से, ठीक है। तो ऐसा किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, ऐसा किसके कारण होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण, जिसके कारण हमें ये मिराज की होती है, जो पेड़ की परछाई है जो भी है, हमें वो जैसे हम बोलते हैं उल्टी दिखाई दे रही। एक्चुअल में क्या लगेगा, परछाई देखने वाले को ऊपर से परछाई उल्टी कब नजर आती है, जब पानी होता है, तो उसको लगेगा इस जगह पे पानी है, डेजर्ट के अंदर क्या लगेगा उसको, पानी है, लग धोखा है, एक्चुअल में नहीं है, पर वो उसको धोखा सा लग रहा है कि वहां पे क्या है बच्चों, पानी है यहाँ पे। ऐसा सिर्फ किसके कारण हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ऐसा किसके कारण हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण। कई बार जैसे हम रोड पर चलते हैं तो हमें थोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे दूर से दिखता है कि वहां आगे रोड में पानी भरा हुआ है, देखना आप कभी ऑब्जर्व करना, हाँ हाँ होता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण। ऐसा किसके कारण होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। यही मिराज है आपके पास, यही कंडीशन क्या है बच्चों, आपकी मिराज। समझ आया, नोट करिए बच्चों, इसको नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है आपके पास, इसके बारे में बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, मिराज बेटा रिफ्रैक्शन। देखो यहां से ऑब्जर्वर को यहां से कोई रे गई, तो देखो ये डेंसर से एयर में गई ऊपर, डेंसर मीडियम, ये ग्राउंड के पास सरफेस एयर बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है, एयर बहुत ज्यादा हॉट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा बच्चों। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बहुत ही
कम होगा आपके पास। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इस सरफेस से, ठीक है, तो देखो यहाँ से रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन होता चला जाएगा। देखो ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है, ऊपर डेंसर है, नीचे क्या रेयर, नीचे जैसे जैसे आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ और थोड़ा नीचे आया फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे एंगल आर कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है, ये रहे सरफेस के साथ। फिर और फर्दर गए तो सिर्फ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्शन, TIR हो गया। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, TIR। और ये रे पीछे किसी पॉइंट पे मिलती है, हमें लगता है कि इसकी पीछे किसी पॉइंट पे मिलेगी, तो इस पेड़ की छाया यहाँ पे दिखाई दे रही है उल्टी। पेड़ की छाया उल्टी क्यों दिखाई देगी, दिखाई देती है जैसे जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ, तभी हमें ये पेड़ ऐसे दिखाई देता है, और एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा मिराज मतलब झूठा भाव, झूठा जोना, देखना, मतलब कि एक तरह से धोखा खाना, झूठा नहीं धोखा खाना, ठीक है, कि उसको लगेगा यहाँ पानी है डेजर्ट में, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी बच्चों नहीं होता। क्लियर, बताइए समझ आया बच्चों, नहीं आया, कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। ओके, आगे चले। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपके पास, आज की नई टेक्निक है आपके पास, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द सिग्नल बाय यूजिंग TIR फिनोमिना। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही हो गया कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, TIR फिनोमिना पे काम करता है। ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। जैसे ट्रांसड्यूसर है, ये एक तरह से ट्रांसड्यूसर के थ्रू काम करता है। देखो क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है बच्चों, एक क्या होता है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर, वीडियो ऑडियो सारे सिग्नल आ गए, ट्रांसड्यूसर। एक है ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ये, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। यहाँ पे फिर से ट्रांसड्यूसर लगा दिया, ट्रांसड्यूसर, ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कुछ भी हो सकता है। ट्रांसड्यूसर क्या है बच्चों, ट्रांसड्यूसर it is a device which convert physical quantity, any physical quantity into electrical signal और electrical signal to physical quantity। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे कैसे, देखो हम फोन पे बात करते हैं, ऐसे समझते हैं हम इस चीज को। हमने फोन पे बात करा, हमने कुछ भी वर्ड बोला, हमने प्रेशर बोला, हमने कुछ भी बोला, ठीक है। हमारे सामने से फोन पे जो बात करता है उसको एज इट इज सुनाई देता है, ये हमारा कम्युनिकेशन का जरिया है फोन के थ्रू, उसमें कई चीजें लगी रहती हैं। हम सिर्फ यहाँ पे सिग्नल के थ्रू आपके पास TIR के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। TIR के थ्रू सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। पर मान लो हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी, ट्रांसड्यूसर के थ्रू भेज दी, हमने कोई भी वर्ड भेजा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, कुछ भी हो गया, ये ऑप्टिकल फाइबर से पास होगी। ये यहाँ से सिग्नल किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सिग्नल किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल। सिग्नल हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चलता है, जब फोन पे बात करते हो तो हमेशा वेव की फॉर्म में कन्वर्ट होता है पहले वो, फिर दूसरी जगह मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, अलग अलग चीजें लगी रहती हैं। तो ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं हम लोग, वो दूसरी जगह वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जैसा तुमने बोला है उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कभी जैसे तुमने बोला वैसा सिग्नल कभी ट्रांसफर नहीं होता, सिग्नल हमेशा इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल आगे जाएगा,
ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, एक केबल होती है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। एक केबल होती है, वायर, ऐसे समझो, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसड्यूसर ने जो आपने बोला कुछ भी उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऑप्टिकल वायर के थ्रू। जैसे आपके फोन की केबल है, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, सिग्नल आया हुआ है, उसमें ऑप्टिकल सिग्नल होता है, ठीक है। तो वो सिग्नल आया आपके पास, उसके ट्रांसड्यूसर ने दोबारा से उसको जैसा तुमने कहा उस फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल को फिजिकल क्वांटिटी, वीडियो ऑडियो दोनों तरीके से कन्वर्जन होता है वहां पे, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी, जस्ट ओनली बेसिक नॉलेज। नोट करिए एक बार जल्दी से इस पॉइंट को। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है बच्चों, एक केबल होती है, जस्ट ओनली एक केबल। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। ऑप्टिकल फाइबर, इट इज ए केबल, it is a cable which have 3 part, जिसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों अंदर से, ऐसे दिखा देती हूँ जैसे तुम्हारी बुक में दिखा है, ये होता है बच्चों यहां से ऊपर से जैकेट करी हुई होती है। देखो ये प्लास्टिक जैकेट होती है बच्चों, जैसे केबल के ऊपर, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट लगी रहती है ना, उसकी सेफ्टी के लिए, बाहर के एनवायरमेंट से सेफ्टी के लिए ये जैकेट लगी रहती है, प्लास्टिक जैकेट। ये बाहर की साइड में लगी रहती है, उसको सेफ्टी के लिए बच्चों, ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है बच्चों कोर। ये क्या है बच्चों, आपकी कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, μ2 कह दो, ठीक है। और ये है बच्चों क्लैडिंग, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है बच्चों, क्लैडिंग। ये क्या है, क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। ये ग्लास मटेरियल की बनी हुई होती है, उसको ऊपर से कवरिंग करी जाती है, जिस मटेरियल को, वो भी प्लास्टिक अलग अलग तरीके का कुछ मटेरियल होता है, उससे जैकेट करी जाती है। उससे बाहर एक दूसरे तरीके का प्लास्टिक होता है, उससे कवरिंग करी जाती है, ठीक है। बेसिकली 3 सेक्शन, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। तो सबसे अंदर वाले पार्ट जिसे सिग्नल ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं बच्चों कोर, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्लैडिंग। हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे बच्चों, क्लैडिंग से। ऑप्टिकल फाइबर में हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्लैडिंग से क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑलवेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्लैडिंग। इट बेस्ड ऑन द TIR फिनोमेना, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यूज देखिए, यूज ट्रांसफर द सिग्नल, यूज किसके लिए आता है, यूज फॉर ट्रांसफर द सिग्नल, वेरी हाई स्पीड से सिग्नल को ट्रांसफर करता है। जैसे वाईफाई लगा रहता है आपके पास, अलग अलग वाईफाई के अलग अलग होते हैं आपके पास, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितने पे नहीं आ रहा है। तो सिग्नल को ट्रांसफर करने में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर बच्चों यूज होता है आपके पास, ठीक है। मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है एंडोस्कोपी में, यूज इन मेडिकल साइंस फॉर एंडोस्कोपी, यूज इन मेडिकल साइंस एंडोस्कोपी क्या होती है बच्चों, जैसे कोई बीमारी होने पर डॉक्टर क्या करता है, एक वायर अंदर भेजता है, कैमरे, उसमें कैमरा भी लगा रहता है, उसका बाहर से कैमरा लगा रहता है, वायर को उसे कनेक्ट करता है, उसमें सिग्नल भेजता है, उसके थ्रू वो देखता है कि अंदर बॉडी में क्या हो रहा है। जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी के और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एक सिग्नल वायर भेज देता है, मतलब अंदर से बॉडी को एक लाइट के सिग्नल के थ्रू बॉडी के अंदर की जांच करना कि उसमें क्या हो रहा है, कोई पित्त की थैली में कोई प्रॉब्लम है, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, तो कोई ज्यादा बड़ी बीमारी होने पर इसका हम यूज करते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है आपके पास। एक यूज है बच्चों
दे आर यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। ठीक है, फोटोमेट्री में इसका यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द फ्लो ब्लड इन द हार्ट, यूज्ड इन फोटोमेट्री। मेडिकल साइंस में यूज है टू मेजर द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। कुछ टॉय वगैरह बनाने में भी आजकल इसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसका ऑप्टिकल फाइबर के यूज होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू फॉर मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, दे आर यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। हाँ, मेडिकल साइंस में कई जगह यूज होता है, मेडिकल साइंस में कई जगह इसका यूजेज है बच्चों। ठीक है, नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता, लेकिन नीट और एडवांस में एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हटके, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या समझ आया बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर वो पार्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ग्लास मटेरियल का बना होता है। ठीक है, उसी के ऊपर क्लैडिंग होती है, ये भी प्लास्टिक सीट की तरीके से होती है, लेकिन अलग प्लास्टिक सीट होती है। ठीक है, कोर वो पार्ट है बच्चों जहां से सिग्नल ट्रांसफर होता है हमेशा, कोर वो पार्ट है जिसमें सिग्नल हमेशा ट्रांसफर होता है आपके पास। उसके ऊपर जो जैकेट करिए, फिर ऊपर एक और प्लास्टिक जैकेट लगाते हैं उसके बाहर के इन्वायरमेंट से सेफ्टी के लिए, उसे बोल देते हैं प्लास्टिक जैकेट। मेनली 2 ही पार्ट में काम करते हैं, कोर और क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमेशा ज्यादा होगा, किससे, क्लैडिंग से, तभी आपका टीआईआर फिनोमिना होगा, अदरवाइज टीआईआर फिनोमिना नहीं होगा। लाइक दैट। देखिए, नोट करिए एक बार जल्दी से, ये नोट कर लिया, नोट हो गया बच्चों। देखिए कैसे, देखिए एक बार फटाफट कैसे होगा इसके अंदर। ये जैसे बच्चों ये है आपके पास कोर, ठीक है, और ये ऊपर है बच्चों क्लैडिंग। ये रे यहां से एंटर करेगी, इस सरफेस पे टकराएगी, तो बच्चों ये रे यहाँ पे मीडियम कैसा है, डेंसर, तो डेंसर से रे किधर जाना चाहिए, रेयर में। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो यही तो होता है, रे डेंसर से किधर जाती है, एयर में, तभी तो टीआईआर होता है। तो ये ऐसे, ये इसकी जो कवरिंग होती है, जो बनाई कुछ ऐसे जाती है, यहाँ पे टीआईआर होगा ही होगा। ठीक है, ये टीआईआर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, फिर से सिग्नल यहाँ पे टकराएगा और इस तरीके से सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है। इस तरीके से सिग्नल बच्चों आगे क्या होता जाएगा, आपका ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये इस तरीके से इसमें सिग्नल क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर होता है। नोट करिए एक बार। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इन द सेंस कि क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन पूछ लेता है वो, कि कितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करे। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, 2 वर्ड होते हैं जो पूछ ले जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। देखिए बच्चों कैसे, हटा दूं मैं एक बार इसको। देखिए भाई, जिन बच्चों को अच्छे से एडवांस वगैरह का नीट का पेपर देना, वो डेरिवेशन को भी याद करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना, वो सिर्फ इसका रिजल्ट याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो रिजल्ट मार देना सीधा टिक, सीधा तुक्का, जय हनुमान जी। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपगेशन, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल बेटा वो एंगल है, मैक्सिमम एंगल जिस पे लाइट रे टीआईआर होती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो मैक्सिमम एंगल जिस पे लाइट क्या होता है, टीआईआर होता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब वो मैक्सिमम एंगल जिस पर टीआईआर होता है, किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जिसमें क्या होता है बच्चों, टीआईआर होता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अब इसकी पूरी कहानी समझते हैं, आ जाओ। चलो क्या कहना चाह रहा है आपके पास, देखो बच्चों मैं अब इसको थोड़ा ऐसे बना लेती हूँ। ये है बच्चों आपका कोर वाला पार्ट, ठीक है, और ये है बच्चों क्लैडिंग। ये वाला पार्ट किसको बता रहा है, क्लैडिंग को। ठीक है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 ले लिया, और ये क्या है बच्चों, μ2 है। ये कोर है बच्चों, ये क्या है बच्चों, कोर में बाहर लिख दो क्योंकि यहाँ से सिग्नल जाएगा ना, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ2 है। थोड़ा बड़ा बना लो, सिग्नल को आगे तक दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है,
तो आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ से क्या होगा, एंगल इंसिडेंस होगा। ये एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जहां पे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे ये लाइट एंगल, ये लाइट रे टकराएगी यहाँ पे। एक मिनट भाई, दूसरा पेन कहाँ गया, एक मिनट भाई। देखिए बच्चों, यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी, ठीक है, इस सरफेस पे टकराएगी। ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, ये वो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू नॉट है, ठीक है। इसका म्यू 2 लिख लो, इसका म्यू 1 लिख लो, बाकी कोई सा भी लिख सकते हो, थोड़ा आंसर में ऐसे आता है इसलिए जनरली ऐसे लिख दिया, ठीक है। बस ये याद रखना कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किससे, क्लैडिंग से, बस ये वर्ड याद रखना। और ये किस पे डिपेंड करता है, टीआईआर पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट, ये डेंसर मीडियम हो, कोर कैसा मीडियम है, डेंसर, क्लैडिंग कैसा मीडियम है, रेयर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बच्चों, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, टीआईआर होगा। मैंने कहा कि यहाँ पे स्पेशल कवरिंग कैसे करी होती है कि यहाँ पे टीआईआर होगा ही होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टीआईआर आपका होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल क्या कहलाया आपका, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना इसे बोलेंगे थीटा आई, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल या एक्सेप्टेंस एंगल थीटा आई। ये एंगल थीटा आर, रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा आर, इस एंगल को मैंने फाई कह दिया, ये एंगल 90 डिग्री। कुछ नहीं बच्चों, देखिए रे गई, इंसिडेंट रे आई, ये रेयर से डेंसर में गई, थोड़ी टर्न हो गई नॉर्मल से, ठीक है, फिर ये डेंसर में घुस के फिर रेयर में गई। कंडीशन टीआईआर की आपको पता ही है कि रे ऑफ लाइट मस्ट बी गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो देखो ये मीडियम डेंसर है और क्लैडिंग वाला कैसा है, रेयर है। तो रे ऑफ लाइट देखो ऐसे तो जा रही है, डेंसर टू रेयर, ये क्लैडिंग, डेंसर टू रेयर टकराई सरफेस से ऐसे आ जाएगी, टीआईआर होगा तो सरफेस से टकरा के ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर आपके सरफेस से टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो सिग्नल आगे इस तरीके से प्रोपगेट होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को ए कह दो बच्चों, इस पॉइंट को बी कह दो, इस पॉइंट को सी कह दो, इस पॉइंट को एम कह दो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट। ए पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों, रेयर मीडियम एयर, यहाँ पे एयर है बच्चों, यहाँ पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, एयर से डेंसर, किधर जा रही है, एयर से, अरे मैं बताती हूँ, 0 से 1 में जा रही है, 0 मतलब एयर, तो क्या लिखोगे, μ1 बाई μ0 लिखोगे। और अभी मैंने बताया था सीधा सीधा कि वो एंगल वही मीडियम, साइन एंगल वही मीडियम, तो वैसे लिख देती हूँ मैं, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर। तो क्या है बच्चों, यहां से आपके पास ये इधर से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन म्यू नॉट साइन थीटा आई बराबर μ1 साइन थीटा आर, यही तो बता रही थी मैं। देखो म्यू नॉट मीडियम, उसी का एंगल साइन आई, μ2 मीडियम, ये मीडियम μ1 मीडियम, उसी का एंगल थीटा आर, उसी का एंगल बच्चों थीटा आर, ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ2 मान लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नाउ इन ट्रायंगल एट द बी पॉइंट। अब नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABM एट बी पॉइंट, ABM ट्रायंगल देखो, ये ABM ट्रायंगल में, तो बच्चों ये क्या बन रहा है, फाई प्लस थीटा आर प्लस 90। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री बच्चों। तो क्या बनेगा ये, यहां से फाई प्लस थीटा आर बराबर 90, तो यहां से फाई कितना आ गया, 90 माइनस का थीटा आर, फाई एंगल किसके बराबर आ गया, 90 माइनस का थीटा आर बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। एक बार नोट कर लो, इतना यार इसमें आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, नोट कर लो एक बार जल्दी से इसको, ठीक है। थीटा आर निकालो बच्चों, फाई नहीं, थीटा आर निकालो, क्योंकि मेरे पास यहाँ थीटा आर है, थीटा आर आ जाएगा 90 माइनस का फाई, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे थीटा आर है, मुझे थीटा आर चाहिए ना, इसलिए एक बार नोट कर लो इतना बच्चों जल्दी से, फिर हटाती हूँ।
कर लिया नोट बच्चों? हो गया नोट? अब देखो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे स्नेल्सला लगाया। ए पॉइंट पे स्नेल्सला का मतलब रे ऑफ लाइट इस एयर से डेंसर जा रही है। कहाँ जा रही है? जीरो मीडियम। एयर वाले को मैंने म्यू जीरो लिखा, तुम जीरो से वन, वन मतलब डेंसर, डेंसर मतलब कोड, तो म्यू वन बाई म्यू टू, या सीधा सीधा स्नेल्सला का फॉर्मूला क्या बताया था? भाई मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल, मीडियम म्यू नॉट इंटू साइन थीटा आई, मीडियम म्यू वन इंटू साइन एंगल थीटा आर, रिफ्रैक्शन एंगल क्या है? थीटा आर। तो क्या आ गया यहाँ से? अब इसको ये ट्राइंगल बन गई बच्चों, ए बी एम एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस थीटा आर प्लस 90 कितना है? 180 डिग्री आ गया। देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने यहाँ से थीटा आर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? थीटा आर, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस 5, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस का 5 आ गई यहाँ से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से क्या आ गया? थीटा आर की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस 5। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखो, ये हटा दो मैं एक बार यहाँ से, ये समझ आ गया? आप इतना बताओ एक बार, बोलो मनीष, आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब इसके अंदर लगा लो, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो एक बार, ये सब हटा रही हूँ मैं। तो मेरे पास क्या है? म्यू वन बाई म्यू नोट इंटू साइन थीटा आई माइनस साइन थीटा आर की जगह लिख दूंगी 90 माइनस 5, साइन, देखो साइन थीटा आर है, तो क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 5, तो क्या बन जाए? cos 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? cos 5, तो साइन थीटा आई बराबर म्यू वन बाई म्यू नोट इंटू cos 5। तो एक फॉर्म तो बच्चों ये बन गई, ये भी फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम्स में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? म्यू वन बाई म्यू नोट इंटू cos 5। 5 क्या है? ये वाला एंगल, ठीक है, जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इतना नोट करो बच्चों, जल्दी से कर लिया? जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, आप लोगों को क्या पता है यहाँ से? एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, अब देखो, नाउ एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या होता है बच्चों? ये लाइट ऐसे चली जाती है, ठीक है, तो ये एंगल जो फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा सी के, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों वहां से आपके पास? 90 डिग्री। तो क्या हो गया? फाई बराबर थीटा सी एंड आर बराबर 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन थीटा सी, अभी समझाया था 1 बाई म्यू होता है, साइन थीटा सी, अरे ये याद है? म्यू स्मॉलर डिवाइडेड बाई म्यू एयर, म्यू लार्जर। तो म्यू स्मॉलर क्या है? एयर का 1, और म्यू ज्यादा क्या है? म्यू वन किसका है यहाँ पे आपका? म्यू वन किसका है? कोर का। म्यू वन किसका है आपका? कोर का। एक बार नोट करिए जल्दी से एक बार इसको, ये लिख लिया इधर से, ये इधर से लिख लिया, मैं इधर लिख रही हूँ, ये चीजें थोड़ी सी जगह कम है इसमें, मैं इधर लिख रही हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया। साइन थीटा आई कितना आया आपके पास? साइन थीटा आई आया म्यू वन बाई म्यू नॉट इंटू कोस 5, ठीक है, मैं ये सब हटा रही हूँ यहाँ से। तो साइन थीटा सी, देखो अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपके पास यहाँ से इस सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये म्यू वन और ये क्या है? म्यू टू। तो क्या आया था साइन थीटा सी का फॉर्मूला? म्यू स्मॉलर डिवाइडेड बाय म्यू लार्जर। म्यू स्मॉलर साइन थीटा सी, स्मॉलर किसका है? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लार्जर किसका है? कोर का। अरे इस सरफेस पे बी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? एट द पॉइंट बी। किससे बात कर रहे हो बच्चों? एट ए बी पॉइंट पे। स्नेल्स लॉ कहाँ लगा रहे हो? एट बी पॉइंट पे। तो जब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो ये रे ऐसे चली जाएगी, और जब ये रे ऐसे जाएगी तो फाई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और आर कितना हो जाएगा? आर 90 डिग्री, और फाई किसके बराबर? क्रिटिकल एंगल किसके बराबर हो जाएगा? थीटा सी के। ये ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन थी। रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है अब? इस डेंसर कोर से क्लैडिंग म्यू वन से म्यू टू,
किधर जा रही है, म्यू1 से म्यू2। तो क्या था साइन थीटा सी का फॉर्मूला, म्यू स्मॉलर डिवाइड बाय म्यू लार्जर, मैंने वही लगा दिया सीधा सीधा। तो क्या आ गया, म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, तो यह है साइन थीटा सी बच्चों। कॉस थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ये फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। तो आपके पास कॉस थीटा सी किसके बराबर हो गया, यहां से आपके पास 1 माइनस में म्यू2 बाई म्यू1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बार, अब आपके पास ये cos फाई है, तो ये थीटा सी cos फाई के तो बराबर है। अरे फाई किसके बराबर हो गया, साइन थीटा सी के। तो ये वाली इक्वेशन भी किसके बराबर हो जाएगी, साइन थीटा आई म्यू1 बाई म्यू0 इंटू cos थीटा सी, क्योंकि क्रेजिंग एमरजेंस पे फाई बराबर हो गया किसके, थीटा सी के। तो cos थीटा सी लिख दूं मैं यहाँ पे। cos थीटा सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 माइनस म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, हाँ लास्ट है ये। तो साइन थीटा आई बराबर म्यू1 बाई म्यू0 इंटू, ये बना बच्चों यहाँ से 1 माइनस म्यू2 बाई म्यू1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना चाहो तो और थोड़ा सोल्व कर लो, म्यू1 बाई म्यू0 म्यू1 का स्क्वायर माइनस म्यू2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये म्यू1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, म्यू1 से म्यू1 कैंसिल। तो कितना आया बच्चों ये, 1 बाई म्यू0 म्यू1 का स्क्वायर माइनस म्यू2 का स्क्वायर। अगर एयर है तो एयर का म्यू0 कितना हो जाएगा, 1। एयर के लिए म्यू0 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो क्या आ जाएगा ये, म्यू1 का स्क्वायर माइनस म्यू2 का स्क्वायर। नोट करो एक बार, जल्दी से नोट करिए, आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, नोट करिए एक बार जल्दी से, बाकी सारा करिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो सारा करिए। पेपर में कहीं से कुछ भी ट्विस्ट पूछ सकता है, हो सकता है वो ये एंगल दे दे, हो सकता है वो ये एंगल दे दे, हो सकता है वो ये एंगल दे दे, फिर पूछ रहे क्वेश्चन को, तो सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, एक बार नोट करो जल्दी से। फिर से बताओ एक बार, कुछ नहीं था, मैंने इस पॉइंट में ग्रेजिंग एमरजेंस की कंडीशन लगाई, मेरे पास ये कंडीशन पहले आ चुकी थी, मैंने यहाँ से cos थीटा सी की वैल्यू निकाल ली। जब आपके पास ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ कि फाई बराबर हो गया थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल की। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है फाई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैंने cos थीटा सी की वैल्यू पुट कर दी, उसको सोल्व कर लिया। म्यू0 अगर 1 है, हो सकता है म्यू0 लिक्विड दे दे, यहाँ पे कुछ हो सकता है म्यू0 कोई लिक्विड दे दे। अगर म्यू0 1 है तो साइन की वैल्यू ये, अदरवाइज ये फॉर्मूला। नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों। मैम समझ नहीं आया, फिर से देखो एक बार, देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो एक बार ध्यान से देखिए, देख लीजिए। आपने इस सरफेस में स्नेल स्लो लगाया था, तो आपने इस सरफेस में स्नेल स्लो लगाया, तो रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, म्यू0 से 0, म्यू0 से 0 पे जा रही, 0 से 1, तो ये आ गया म्यू1 बाई म्यू0। तो यहाँ से स्नेल स्लो बना साइन थीटा आई बराबर साइन थीटा आर। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा आई कितना आ गया, म्यू1 बाई म्यू0 साइन थीटा आर के बराबर आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी एम, ये थीटा आर ये 90 है फाई, तो फाई कितना किसके बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा आर के, सॉरी थीटा आर किसने, थीटा आर प्लस फाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आर किसके बराबर हो गया, 90 माइनस के फाई के। तो यहाँ थीटा आर की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो साइन थीटा आई कितना आ गया, म्यू1 बाई म्यू0 इंटू साइन थीटा आर की जगह साइन 90 माइनस फाई करोगे, तो ये कितना आया, साइन थीटा आई बराबर म्यू1 बाई म्यू0 इंटू साइन कोस फाई, साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई। अब ठीक हो, अब देखो एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग एमरजेंसी, बी पॉइंट, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट, बी पॉइंट में जो व्हेन ग्रेजिंग एमरजेंस, किसकी बात कर रहा हूं, किस कंडीशन की, ग्रेजिंग एमरजेंस की। तो ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है यहां से, तो देखो इस बी पॉइंट पे ग्रेजिंग एमरजेंसी की कंडीशन में क्या होगा, ये रे ऐसे गई, ये ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, तो ये एंगल फाई है और ये एंगल आपके पास थीटा आर है, ये एंगल फाई है और ये एंगल कितना है, थीटा आर है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग एमरजेंस
आर कितना होगा 90 डिग्री, अभी समझाया था TIR कंडीशन में, व्हेन आर बराबर 90 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, फाई, फाई को क्या लिख सकती हूँ मैं, थीटा सी लिख सकती हूँ क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा आई म्यू वन बाई म्यू नोट कितना बन गया, कोस थीटा सी, कोस थीटा सी। अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए, यहाँ कितना समझ आ गया बताइए, अब यहाँ तक मैसेज करिए जल्दी से, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपने स्नेल्स लॉ की बात करनी है। देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है आपके पास, साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताया था, म्यू स्मॉलर डिवाइड बाय म्यू लार्जर। इस सरफेस पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे हो रहा है ग्रेजिंग, यहाँ पे देखो यहाँ ग्रेजिंग हो रहा है, तो स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, यही समझाया था, स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्मॉलर किसका है, क्लैडिंग का, लार्जर किसका है, कोर का। ये मैंने म्यू वन माना हुआ है, क्लैडिंग का मैंने म्यू टू माना हुआ है, तो साइन थीटा सी क्या है, म्यू टू बाई म्यू वन। फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा सी। मेरे पास कोस थीटा सी है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा सी और इसका अंडर रूट। साइन थीटा सी की वैल्यू मेरे पास ये है यहाँ पे, तो 1 माइनस में म्यू टू बाई म्यू वन का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यह है म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा म्यू वन स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये म्यू वन बाहर आएगा, तो ये वैल्यू आई कोस थीटा सी की, ये वैल्यू किसकी आ गई, कोस थीटा सी की। इस फॉर्मूले में रखो यहाँ पे, ठीक है, मैं फाई की जगह यहाँ थीटा सी लिख देती हूँ। अब मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आया यहाँ से, ये कोस थीटा सी की वैल्यू यहाँ रख दी बस मैंने सिंपली, साइन थीटा आई म्यू वन बाई म्यू नोट, कोस थीटा सी की वैल्यू क्या है, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, और ये म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, तो साइन थीटा आई आ गया 1 बाई म्यू नोट म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है, ये कोस थीटा सी की वैल्यू रख दी थी, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, ठीक है। इफ म्यू नॉट एयर है तो 1 हो जाएगा, इफ अगर ऐसा है तो, कुछ और है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा आई की वैल्यू क्या बन जाएगी उस सिचुएशन में, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का, तो म्यू वन म्यू टू रटो मत, यहाँ पे क्या याद रखो, यहाँ पे साइन थीटा आई म्यू सी मतलब कोर का स्क्वायर माइनस म्यू सी एल मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। बाहर अगर एयर है, बाहर अगर कुछ वाटर हुआ तो हमें वो ये वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट की जगह वाटर रखोगे, कुछ भी रखोगे आप लोग, ठीक है, जो भी मीडियम होगा बाहर आपके पास। जनरली ये सिचुएशन इसी हिसाब में होती है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, TIR, ठीक है। बताइए आप समझ आया या नहीं आया बच्चों, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। तो ये थीटा आई है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एंगल, ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां पे क्या होगा, TIR होगा, तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इसको क्या बोलोगे बच्चों, एक्सेप्टेंस एंगल। तो आपसे पूछ रहे कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो मैक्सिमम एंगल जिसमें बच्चों TIR अक्कर होगा, जिस पर क्या होगा बच्चों, TIR होगा आपके पास, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। अब देखो बच्चों एक एक्सेप्टेंस कोण भी होता है, तो क्या लिखोगे, द मैक्सिमम एंगल एट विच TIR इज अक्कर, एट विच TIR इज अक्कर इन द ऑप्टिकल फाइबर, वो मैक्सिमम एंगल जिस पर TIR अक्कर होगा उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। एक होता है बच्चों इसके अंदर, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो, एक मैं रे यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ पे ऐसे ले लूं, यहाँ से रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाए, ठीक है, तो ये जो एंगल ये भी थीटा आई होगा बच्चों यहाँ पे, तो ये जो बना यहाँ पे कोण, वो मैक्सिमम एरिया जहां से रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी, या मैक्सिमम एरिया जहां पे आपका TIR अक्कर होगा, तो ये जो कोण कहलाएगा इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। इसे क्या बोलोगे बच्चों, एक्सेप्टेंस कोण, इसे क्या कहोगे बच्चों, एक्सेप्टेंस कोण। ऑल द लाइट रे which are occur the TIR, all the light ray which are occur the TIR in the optical fiber, that is called
कोर, ठीक है। ऑल द लाइट रे, ओ देख जितनी भी रे, अभी सिर्फ इस एरिया के अंदर, इस कोन के अंदर, ये वो एरिया है जहां पे सिर्फ क्या होगा बच्चों, TIR होगा आपके पास। इसे क्या बोलोगे, एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलोगे बच्चों इसको, एक्सेप्टेंस एंगल बोलोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट थे, सॉरी एक्सेप्टेंस कोन, एक्सेप्टेंस कोन, ठीक है। समझ आया आपके पास, फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चों ये आपके पास जो निकल के आया ना बेटा, क्या आया, μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। μ1 क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है बच्चों, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो थीटा आई आया, या थीटा मैक्सिमम में लिखा रहता है कि थीटा आई बराबर थीटा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एंगल, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, साइन थीटा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एंगल जिसके ऊपर क्या होता है, जिस एंगल पे TIR एक्कर होता है इन द ऑप्टिकल फाइबर, वो मैक्सिमम एंगल, द एंगल एट विच TIR इज टेकन इन द ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। उसे क्या कहेंगे बच्चों, एक्सेप्टेंस एंगल कहेंगे। वो मैक्सिमम एंगल, वो मैक्सिमम एंगल यहाँ पे रे, हर एक एंगल में थोड़ी ना TIR होगा, यहाँ पे रे एक पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करे जिसके कारण इसके अंदर TIR हो। ऑप्टिकल फाइबर में क्या करो बच्चों, TIR, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। दूसरा मैंने बताया, अगर मान ले ये एक रे मैं यहां से भी ले लूं, ठीक है, तो देखो एंट्रेंस पॉइंट पे मैक्सिमम रेज का वो रीजन, देखो ये रे, अब इस रीजन में जितनी रे आएंगी इस कोन के अंदर, उन्हीं रेज में TIR होगा, उन रेज पे क्या होता है आपका, TIR होगा। तो ये जो कोन बना इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट। देखो कोन ऐसे तो बनता है, देखो ये, अरे ये कोन ही तो बन रहा है, देखो ध्यान से, ये कोन ही तो बन रहा है। तो वो मैक्सिमम एंगल जिस पर TIR होता है आपके पास, तो वो मैक्सिमम कोन या कोन का वो वर्टेक्स एट द एंट्रेंस पॉइंट जहां पे TIR रख करो, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स कोन। उसे क्या कहेंगे बच्चों, वर्टेक्स कोन कहेंगे। बताइए समझ आया अभी भी या नहीं आया, आ गया, ठीक है बच्चों, समझ आ गया सभी को, ओके। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।